वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं AK कश्यप। न्यू व्यूअर हैं तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। स्टेट 2023 का एग्ज़ाम डेट क्लियर हो चुका है। क्रम में जो बचे हुए समय है तो इसमें कैसे महत्वपूर्ण कुछ क्वेश्चन को देख लिया जाए जो सिलेबस में आपके सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी में दिए हुए हैं। तो ज़रूर इस तरीके के हमने पहले भी वीडियो स्टेट से रिलेटेड बना रखा है, तो उसको भी आप ज़रूर वॉच कीजिए। और साथ ही साथ एक एडवाइस और है कि जो भी स्टेट 2023 का कुछ महत्वपूर्ण पार्ट का जो हमने पहले भी बिहार 7वें शिक्षक बहाली में वीडियो बना रखा था, आप उसको भी ज़रूर प्लेलिस्ट को ज़रूर वॉच कीजिएगा। बहुत सारे क्वेश्चन मैच करेंगे। तो आज स्टेट 2023 में हम लोग सेकेंडरी वाले पार्ट में देख रहे हैं इतिहास से महत्वपूर्ण कुछ क्वेश्चन को। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कि फ्रांस की क्रांति किस वर्ष हुई थी। 1788, 1789, 1790, 1791। फ्रांस की क्रांति हुई थी 1789 में। कब हुई थी? 1789 में। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1789 में। चलिए सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। मेडागास्कर किस देश में अवस्थित है? मेडागास्कर किस देश में अवस्थित है? ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, पूर्वी अफ्रीका, उत्तरी अफ्रीका। मेडागास्कर अवस्थित है पूर्वी अफ्रीका में। कहाँ पे? पूर्वी अफ्रीका में। मेडागास्कर कहाँ अवस्थित है? पूर्वी अफ्रीका में। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन करते हैं कि फ्रांस के क्रांति के समय शासक कौन था? फ्रांस में जिस समय 1789 में जब क्रांति हुई थी तो उस समय फ्रांस के शासक का क्या नाम था? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। लुई 14वां, लुई 16वां, लुई 18वां, लुई 10वां। तो फ्रांस की जिस समय क्रांति हुई थी तो फ्रांस के शासक का नाम था लुई 16वां। क्या नाम था? लुई 16वां। और लुई 14वें का जो कार्यकाल था ये सबसे अच्छा कार्यकाल माना गया था फ्रांस के जनता के लिए। सबसे अच्छा कार्यकाल माना गया था किसके लिए? फ्रांस के जनता के लिए सबसे अच्छा कार्यकाल था किसका? लुई 14वां का। ठीक है, तो सबसे जो फ्रांस की जो क्रांति हुई थी वो किसके समय हुई थी? लुई 16वां के समय हुई थी। फ्रांस की क्रांति किसके समय हुई थी? लुई 16वां के समय हुई थी। ये क्वेश्चन पूछता है। स्टेट 2023 का जो एग्जामिनेशन डेट काफ़ी जल्द अनाउंस कर दिया गया है, तो इसलिए हम लोग कुछ क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव बेस पे देखेंगे और कुछ जो है वो वन लाइनर बेस पे भी देखेंगे कि जल्द से जल्द जो सिलेबस है उसको कंप्लीट करने के मेरे द्वारा कोशिश किए जा रहे हैं कि उस सिलेबस को कंप्लीट कर लिया जाए जिससे आपको आसानी हो एग्जामिनेशन क्वेश्चन अटैम्प्ट करने में। तो चलिए यहाँ पे देखिए कि लुई 16वां की शादी किस देश की राजकुमारी के साथ हुई थी? लुई 16वां की शादी किस देश की राजकुमारी के साथ हुई थी? बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर जरा कीजिए। लुई 16वां की शादी किस देश की राजकुमारी के साथ हुई थी? तो लुई 16वां की शादी ऑस्ट्रिया की महारानी के ऑस्ट्रिया की राजकुमारी के साथ हुई थी। किसके साथ हुई थी? ऑस्ट्रिया की राजकुमारी के साथ हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लिब्रे फ्रांस में क्या था? लिब्रे फ्रांस में क्या था? ऑप्शन ए है तत्कालिक मुद्रा, तत्कालिक बैंक, तत्कालिक सेनापति, तत्कालिक स्कूल। फ्रांस के क्रांति के समय लिब्रे जो था ये फ्रांस की मुद्रा था। क्या था? फ्रांस की मुद्रा था। लिब्रे क्या था? तत्कालिक फ्रांस की मुद्रा था। नेक्स्ट, आई एम द स्टेट कहा था? पार्लमा, ये माँ है। पार्लमा नामक संस्था क्या था? फ्रांस में पार्लमा नामक संस्था क्या था? वित्तीय संस्थान था, न्यायपालिका था, कृषि विभाग था, सैन्य टुकड़ी था। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर क्या होगा? पार्लमा फ्रांस में न्यायपालिका था। क्या था? न्यायपालिका था। पार्लमा फ्रांस में क्या था? न्यायपालिका था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। फ्रांस कितने वर्गों में बटे हुए थे? फ्रांस में जो समाज थे वो कितने वर्गों में बटे हुए थे? तो फ्रांस के समाज 3 वर्गों में बटा हुआ था। कौन से वर्गों में कितने वर्गों में बटा हुआ था? 3 वर्गों में। फ्रांस का जो समाज था वो कितने वर्गों में बटा हुआ था? 3 वर्गों में बटा हुआ था। फ्रांस का समाज कितने वर्गों में बटा हुआ था? 3 वर्गों में। प्रथम स्टेट, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट। अलग अलग इस स्टेटों में लोगों की अस्तित्व होते थे। फ्रांस में टीथे क्या था? टीथे क्या था फ्रांस में? धार्मिक कर था, सामाजिक न्याय था, आर्थिक व्यवस्था था, इनमें से सभी। फ्रांस में टीथे जो था यह एक धार्मिक कर था। फ्रांस में टीथे क्या था? एक धार्मिक कर था। फ्रांस में टीथे क्या था? एक धार्मिक कर था। चलिए नेक्स्ट देखिए 10 नंबर क्वेश्चन। लेटर्स डी कैच क्या था? लेटर्स डी कैच, भारत में जिस तरीके से 1919 में रॉलेट कानून को लाया गया था उसी तरीके से फ्रांस में रॉलेट कानून के जैसा ही लेटर्स डी कैच था। लेटर डी कैच क्या था? ये था बिना अभियोग के गिरफ्तारी। बिना अभियोग यानी बिना अभियोग की गिरफ्तारी। बिना अभियोग की क्या था? गिरफ्तारी था। यह भी नो वकील, नो दलील और नो अपील के जैसा था। बिना कोई आप पनिशमेंट किए हुए, बिना आपको बताए हुए लेटर डी कैच के तहत फ्रांस में आपकी गिरफ्तारी कर लिए जाते थे। तो लेटर डी कैच का संबंध कहां से है? फ्रांस से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि फ्रांसीसी क्रांति कैसी क्रांति थी? तो फ्रांसीसी क्रांति जो थी वो बुर्जुआ क्रांति थी। फ्रांसीसी क्रांति कैसी क्रांति थी? उच्च वर्गीय क्रांति थी, मध्य वर्गीय क्रांति थी, निम्न वर्गीय क्रांति थी, जातिगत क्रांति थी। फ्रांसीसी क्रांति जो 1789 में फ्रांस में हुआ था किसके खिलाफ? लुई 16वां के खिलाफ। यह क्रांति मध्यवर्गीय क्रांति थी।
कैसी क्रांति थी? मध्यवर्गीय क्रांति थी। और मध्यवर्गीय क्रांति की इस क्रांति को क्या कहते हैं? बुर्जुआ। क्या कहते हैं? बुर्जुआ कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? बुर्जुआ कहते हैं। चलिए आगे देखिए, द स्पिरिट ऑफ लॉ के रचनाकार कौन थे? इस बार क्वेश्चन पूछा भी था प्राइमरी वाले फर्स्ट फेज में, प्राइमरी वाले फर्स्ट सिटिंग में पूछा था, द स्पिरिट ऑफ लॉ के रचनाकार कौन थे? ये क्वेश्चन को हमने प्रीवियस वीडियो में भी करवाया था। तो द स्पिरिट ऑफ लॉ जो था ये पावर का डिसेंट्रलाइजेशन से रिलेटेड था। पावर का किससे रिलेटेड था? डिसेंट्रलाइजेशन, यानी जो सत्ता है उसको विकेंद्रित कर दो। तो विकेंद्रित करने का जो सिद्धांत था ये कितने भागों में था? ये 3 भागों में था। कौन कौन सा? एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका, लेजिस्लेचर यानी आपका हो गया विधायिका या व्यवस्थापिका, और एक क्या होता था? जुडिशियरी यानी आपकी न्यायपालिका। ये सत्ता का विकेंद्रीकरण हो गया। तो ये जो द स्पिरिट ऑफ लॉ, इसे विधि की आत्मा के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? विधि की आत्मा। ये ऐसे भी पूछ सकता है, विधि का आत्मा। ये महत्वपूर्ण है। यहाँ कार्ल मार्क्स और रूसो और मॉन्टेस्क्यू, क्योंकि ये मॉन्टेस्क्यू की रचना थी। किसकी रचना थी? मॉन्टेस्क्यू की। तो ये सब फ्रांस के क्रांति से संबंधित लोग थे। तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं विदेशी इतिहास से, और आपके सिलेबस में भी फ्रांस की क्रांति दिया हुआ है। ठीक है, आप बने हुए रहिएगा तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। इस चैनल के साथ जरूर आप लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि आपको बहुत कुछ न कुछ ऐसे क्वेश्चन आपको इस चैनल के साथ आप जरूर बने रहिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ ऑब्जेक्टिव में और वन लाइनर में भी हम करवा रहे हैं। तो आपको जो भी हो सके मेरे तरफ से जितना हेल्प मिल सके उतना हम देने की कोशिश कर रहे हैं। फ्रांस में पूरा परिवर्तन कौन सा समर्थक था? फ्रांस में पूरा परिवर्तन यानी पूर्णतः फ्रांस की जो सत्ता था उसमें परिवर्तन चाहते थे, वो कौन थे? बताइए। फ्रांस में पूरा परिवर्तन कौन चाहते थे? रूसो, कार्ल मार्क्स, वॉल्टेयर, मॉन्टेस्क्यू। तो देखिए, वॉल्टेयर और मॉन्टेस्क्यू जो थे ये लोग संपूर्ण परिवर्तन के समर्थक नहीं थे। रूसो जो थे वो क्या थे? पूर्ण परिवर्तन के समर्थक थे। फ्रांस में पूर्णतः सत्ता का परिवर्तन कौन चाहते थे? रूसो चाहते थे। कौन चाहते थे? रूसो चाहते थे। सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसने लिखा था? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसने लिखा था? वॉल्टेयर, रूसो, कार्ल मार्क्स, मॉन्टेस्क्यू। सोचिए, इसको एक और नाम से जानते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट को, इसको जानते हैं सामाजिक संविदा। सोशल कॉन्ट्रैक्ट को एक और नाम से जानते हैं, वह नाम क्या है? सामाजिक संविदा। सामाजिक संविदा पूछे या सोशल कॉन्ट्रैक्ट पूछे, यह विचार किसका था? रूसो का विचार था। किसका विचार था? रूसो का विचार था। चलिए नेक्स्ट देखिए 16 नंबर क्वेश्चन, कि फ्रांस में बृहद कोश इंसाइक्लोपीडिया किसने लिखा था? फ्रांस का बृहद कोश इंसाइक्लोपीडिया किसने लिखा था? रूसो, कार्ल मार्क्स, पादरी, दिदरो। तो ये जो फ्रांस का जो इंसाइक्लोपीडिया था यह लिखा था किसने? ये लिखा था रूसो, ये लिखा था दिदरो ने। किसने लिखा था? दिदरो ने लिखा था। किसने लिखा था? दिदरो ने लिखा था। यह भी महत्वपूर्ण है, फ्रांस का इंसाइक्लोपीडिया किसने लिखा था? तो दिदरो ने लिखा था। चलिए नेक्स्ट देखिए 16 नंबर, और आप जरूर शपथ किया था, टेनिस कोर्ट शपथ किया था। टेनिस कोर्ट का संबंध है फ्रांस से। फ्रांस की जब आम जनता, सुनिएगा बात को, फ्रांस की जब आम जनता अपने अधिकारों के मांग के लिए एक जगह पे एकत्रित हुए थे, तो उस जगह का नाम रखा गया था टेनिस कोर्ट। और वहां पे टेनिस कोर्ट में जो वे लोग आम जनता एकत्रित हुए थे, यही बाद में जाके फ्रांस में सेंट्रल असेंबली बनता है। क्या बनता है? फ्रांस में सेंट्रल असेंबली बनता है। ठीक है, और यही सेंट्रल असेंबली क्या बनाता है? फ्रांस का संविधान बनाता है। क्या बनाता है? संविधान बनाता है। अब बताइए कि भारतीय संविधान में फ्रांस के संविधान से किन चीजों को लिया गया था? तो बंधुत्व। क्या लिया गया था? बंधुत्व, स्वतंत्रता और समानता को। स्वतंत्रता और समानता को कहां से लिया गया है? फ्रांस के संविधान से। तो जो टेनिस कोर्ट का शपथ था ये आम जनमानस का शपथ था, ये लोग शपथ लिए थे वहां पे। तो ये किस चीज को लेकर वहां पे मांग किए थे? तो तीसरे स्टेट्स के लोगों के द्वारा था, या चुनाव की मांग था प्रथम स्टेट्स के द्वारा था, या द्वितीय स्टेट्स के द्वारा था? तो तृतीय स्टेट्स के द्वारा ये टेनिस कोर्ट के डिमांड को रखा गया था, वहां पे शपथ किया गया था अपने अधिकारों की मांग को लेकर। लेकिन वहां पे लुईस 16वां ने उनके अधिकारों को नहीं माना, तो ये लोगों ने विरोध किया, और वही बाद में जाके सेंट्रल असेंबली फ्रांस का संविधान बनाया। फ्रांस का संविधान कब बना था? चलिए बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? फ्रांस का संविधान कब बना? फ्रांस की क्रांति कब हुई? 1789 में। फ्रांस का संविधान कब बना? 1792, 1795, 1796, 1798। फ्रांस का संविधान बना था 1792 ईस्वी में। 1792 में फ्रांस का संविधान बना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैकोबिन क्लब फ्रांस में कौन से लोग शामिल थे? जैकोबिन क्लब में फ्रांस के कौन से लोग शामिल थे? प्रथम स्टेट्स, दूसरे स्टेट्स, तीसरे स्टेट्स, इनमें से सभी। जैकोबिन क्लब में फ्रांस के तीसरे स्टेट्स वाले लोग शामिल थे। तीसरे स्टेट्स में कौन आते थे? जो समाज के मध्यवर्गीय लोग थे। समाज के जो मध्यवर्गीय लोग थे,
किसान, मजदूर, शिल्पकार, ये सभी तीसरे स्टेट्स में आते थे। और इन लोगों ने कौन से क्लब को स्थापित किया था फ्रांस में? जैकोबिन क्लब को स्थापित किया था। आधुनिक युग का भाग नहीं है स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, सामंतवाद। आधुनिक युग का जो भाग नहीं है वह सामंतवाद नहीं है। आधुनिक युग का जो भाग नहीं है वह सामंतवाद नहीं है। क्या नहीं है? सामंतवाद नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि फ्रांस की क्रांति का क्या परिणाम निकला था। फ्रांस की क्रांति जो हुई थी तो उसका बहुत सारे परिणाम थे, लेकिन इनमें से क्या महत्वपूर्ण परिणाम थे? तो जनतंत्र की स्थापना हुई थी, दास प्रथा का उन्मूलन हुआ था, मध्यवर्गीय वर्ग का उदय हुआ था, इनमें से सभी। तो ये सभी फ्रांस की क्रांति में ये सभी बातें महत्वपूर्ण हैं। मध्यवर्गीय वर्ग का उदय भी हुआ था, फ्रांस की क्रांति में दास प्रथा का उन्मूलन भी हुआ था और जनतंत्र की स्थापना भी हुई थी। चलिए नेक्स्ट देखिए, एक लेसन है आपका नाजीवाद एवं हिटलर। क्वेश्चन ये पूछा भी था, ये आपके सिलेबस में भी है। तो नाजीवाद की उत्पत्ति किस देश में हुआ था? इसको करेंगे। नाजीवाद की उत्पत्ति जर्मनी में हुआ था। नाजीवाद, फांसीवाद से क्वेश्चन नहीं आएंगे, नाजीवाद से। तो नाजीवाद का जर्मनी में, ऐसे जान जाइए कि फांसीवाद का कहाँ पे? इटली में। फांसीवाद का इटली में, ठीक है। नाजीवाद का कहाँ पे? जर्मनी में। और फांसीवाद का कहाँ पे? इटली में। वर्साई की संधि कब हुई थी? वर्साई की संधि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जर्मनी पर यह जबरदस्ती थोपा गया था। तो जबरन थोपा गया था यह वर्साई की संधि प्रथम विश्व युद्ध के बाद। और द्वितीय विश्व युद्ध में नाजीवाद की उत्पत्ति का एक महत्वपूर्ण कारण वर्साई की संधि ही रहा था। तो वर्साई की संधि हुई थी 1 जून 1919 को। प्रथम विश्व युद्ध जब समाप्त हुआ था तो द्वितीय विश्व युद्ध की उत्पत्ति का भी कारण वर्साई की संधि ही रहा था। जर्मनी के बहुत सारे अधिकारों पर इस संधि के द्वारा उसे बांध दिया गया था, उसके अधिकारों को छीन लिया गया था। वाइमर संविधान कहाँ से संबंधित है? वाइमर संविधान संबंधित है जर्मनी, इटली, फ्रांस, रूस। वाइमर संविधान संबंधित है जर्मनी से। वाइमर संविधान कहाँ से संबंधित है? जर्मनी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कि भारत में आपातकालीन इमरजेंसी पावर किसको मिला है संविधान में? राष्ट्रपति को। और ये कहाँ से लिया गया है? भारत में आपातकालीन राष्ट्रपति की शक्तियाँ किस संविधान से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से, वाइमर के संविधान से, रूस की संविधान से, फ्रांस की संविधान से। तो फ्रांस की संविधान से लिया गया बंधुत्व, समानता और स्वतंत्रता। वाइमर की संविधान से, किस संविधान से? वाइमर की संविधान से। रूस की संविधान से क्या लिया गया था? मौलिक कर्तव्य लिया गया था। क्या लिया गया था? मुख्यतः क्या लिया गया था? मौलिक कर्तव्य। यूएसएसआर कहते थे इसके, सोवियत संघ कहते थे। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपका लेसन है प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला? 1914 से 1919, 1915 से 1919, 1916 से 1919, 1917 से 1921। यहाँ पे चारों ऑप्शन गलत है। 1914 से लेकर 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चला था। द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला? 1939 से लेकर 1945 तक सेकेंड वर्ल्ड वार चला था। कौन सा युद्ध? सेकेंड विश्व युद्ध, ठीक है, सेकेंड विश्व युद्ध। चलिए नेक्स्ट देखिए, इंप्रेटर नामक जहाज बनाया गया था। इंप्रेटर नामक जहाज 1912 में बना था। 1912 में बना था। इंप्रेटर नामक जहाज किसने बनाया था 1912 में? तो ये बनाया था जर्मनी ने। किसने बनाया था? जर्मनी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूरोप के गुटबंदी का जन्मदाता कौन था? हिटलर, मुसोलिनी, बिस्मार्क, वाल्टेयर। यूरोप गुटबंदी का जन्मदाता कौन था? हिटलर, मुसोलिनी, बिस्मार्क, वाल्टेयर। तो यूरोप के गुटबंदी का जन्मदाता कौन था? तो वाल्टेयर था। कौन था? वाल्टेयर। सॉरी, यूरोप के कौन था? बिस्मार्क था। कौन था? बिस्मार्क था। यूरोप के गुटबंदी का जन्मदाता कौन था? बिस्मार्क था। प्रथम विश्व युद्ध के तत्कालिक कारण क्या थे? प्रथम विश्व युद्ध के तत्कालिक कारण क्या थे? ड्यूक फर्डिनेंड की हत्या, हिटलर का उदय, मुसोलिनी का उदय, राष्ट्रसंघ का उदय। देखिए यहाँ पे हिटलर का उदय और मुसोलिनी का जो उदय था, ये द्वितीय विश्व युद्ध का कारण था। द्वितीय विश्व युद्ध के जो कारण थे उसमें से ये सब थे। राष्ट्रसंघ का उदय जो था ये कब हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुआ था। लेकिन राष्ट्रसंघ की विफलता द्वितीय विश्व युद्ध का कारण था। लेकिन ड्यूक फर्डिनेंड की हत्या जो हुआ था ये प्रथम विश्व युद्ध का कारण था। ड्यूक फर्डिनेंड की हत्या क्या था? प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण था। यही जो घटना था जिसके बाद प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई थी। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी कब से कब तक रहा? बताइए, इस क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी कब से कब तक चली थी? 1929 से 1930, 1930 से 1931, 1932 से 1933, 1934 से 1935, 1929 से 1930, 1929 से 1930 विश्वव्यापी आर्थिक मंदी रहा था। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी रहा था। इस बार क्वेश्चन ये पूछा भी है प्राइमरी में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आपका एक सिलेबस में आदिवासी समाज। भारत की सबसे बड़ी आदिवासी जनजाति कौन है? भील, गोंड, संथाल, उरांव। तो देखिए यहाँ पे भारत की सबसे बड़ी जनजाति जो है वह भील है।
ये बिहार, ये झारखंड, झारखंड, मध्य प्रदेश भील है। और सेकंड पोजीशन पे कौन है? गोंड है। सेकंड पोजीशन पे कौन है? गोंड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं कि भारत की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन है? तो पहला भील हो गया, दूसरा गोंड हो गया, तो तीसरी जनजाति कौन हो गई? तो तीसरी जनजाति जो हो गई वह संथाल हो गई। संथाल लोग बिहार में भी है, अविभाजित बिहार में तो थे ही, साथ ही साथ बिहार के साथ ये कहाँ पे? झारखंड में है, झारखंड में है, वेस्ट बंगाल में है, उड़ीसा में है, उड़ीसा में है। ठीक है, आगे चलिए। तो ये तीसरी जनजाति कौन है? संथाल। मुंडा मानकी शासन व्यवस्था आदिवासी में के किस जिले में था? मुंडा मानकी शासन व्यवस्था लोहरदगा, पलामू, रांची, पटना। मुंडा मानकी व्यवस्था जो था ये पलामू में, कहाँ पे? पलामू में था। चलिए नेक्स्ट देखिए कि मांझी एवं परगनैत किस परगना में था? ये सभी आपके सिलेबस में है। मांझी एवं परगनैत किस परगना में था? छोटा नागपुर परगना, संथाल परगना, राजमहल और खूंटी परगना। तो ये जो मांझी और परगनैत जो देख रहे हैं ये संथाल परगना में से संबंधित थे। किस परगना से? संथाल परगना। ये सब परगना यानी डिवीजन से संबंधित है, संथाल डिवीजन से संबंधित थे। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन करते हैं कि सरहुल त्योहार किस महीने में मनाया जाता है? इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा भी था इस बार प्राइमरी में। सरहुल त्योहार किस महीने में मनाया जाता है? ये आदिवासियों का पर्व है, इसे सेलिब्रेट करते हैं कहाँ पे? झारखंड में। ये फसल से जुड़ा हुआ त्यौहार है। किससे जुड़ा हुआ त्यौहार है? फसल से जुड़ा हुआ त्यौहार है। ठीक है, सरहुल मनाया जाता है चैत्र शुक्ल तृतीया तिथि को। सरहुल त्योहार मनाया जाता है चैत्र शुक्ल तृतीया तिथि को। कब मनाया जाता है? चैत्र शुक्ल तृतीया तिथि को। आदिवासी महिला के विषय में क्या सही नहीं है? आदिवासी महिला के विषय में क्या सही नहीं है? उनका सामाजिक अस्तित्व स्वतंत्रतापूर्ण है, उनका सामाजिक अस्तित्व स्वतंत्रतापूर्ण नहीं है, वह स्वयं से आर्थिक उपार्जन भी करते हैं, उन्हें वर चुनने का अधिकार है। आदिवासी महिला के विषय में क्या सही नहीं है? तो आदिवासी महिला के विषय में जो सही नहीं है, आदिवासी महिला के विषय में जो सही नहीं है वह क्या है? उनका आदिवासी महिला के संबंध में जो सही नहीं है वह है कि उनका क्या है? उनका सामाजिक अस्तित्व और स्वतंत्रता पूर्ण नहीं है। आदिवासी महिला के जीवन स्वतंत्रता पूर्ण है, बिल्कुल सही है। आदिवासी महिला का जो जीवन है, आदिवासी महिला का जो जीवन है वो कैसा है? स्वतंत्रता पूर्ण है, ये सही है। आदिवासी महिला आर्थिक उपार्जन की एक्टिविटी में ये शामिल रहती है, ये भी सही है। और उन्हें वर चुनने का भी क्या है? अधिकार है। जो नहीं है वह उनका जीवन जो स्वतंत्रता पूर्ण नहीं है, ये बात क्या है? यहाँ पे गलत है। पोंडू विधि को अन्य किस नाम से जानते हैं? पोंडू विधि को अन्य किस नाम से जानते हैं? घुमंतु, झूम, दिहांग। ए एवं बी। पोंडू विधि एक खेती की विधि है जो आदिवासी समाज के द्वारा किया जाता है। आदिवासी समाज पृथ्वी को माँ की संज्ञा देता है। किसकी संज्ञा? माँ की। जिसके कारण से वह खेतों में हल नहीं चलाता है। जिसके कारण से आदिवासी समाज के लोग खेतों में क्या नहीं करते थे? हल नहीं चलाते थे। तो हल नहीं चलाते थे तो ये क्या करते थे? जंगल में आग लगाते थे, और जंगल में आग लगाकर किस विधि से खेती करते थे? पोंडू विधि, जिसे घुमंतु विधि भी कहते थे या इसे झूम खेती भी कहते थे। ठीक है, तो ए एवं बी होगा। जंगल में आग लगाकर ये लोग खेती करते थे, लेकिन बाद में इसे बैन कर दिया गया। भारतीय वन अधिनियम किस वर्ष लाया गया था? 1860, 1863, 1865, 1867। भारतीय वन अधिनियम लाया गया 1865 में। कब लाया गया? 1865 में। चलिए नेक्स्ट देखिए, पहरिया विद्रोह कहाँ हुआ था? जमुई के क्षेत्र में, भागलपुर के क्षेत्र में, मुंगेर के क्षेत्र में, लखीसराय के क्षेत्र में। पहरिया विद्रोह कहाँ हुआ था? भागलपुर के क्षेत्र में। कहाँ हुआ था पहरिया विद्रोह? भागलपुर के क्षेत्र में। भागलपुर के क्षेत्र में क्या हुआ था? पहरिया विद्रोह हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि तिलका मांझी का जन्म किस वर्ष हुआ था? देखिए, तिलका मांझी जन्म हुआ था 1750 ईस्वी में। कब हुआ था? 1750 ईस्वी में। तिलका मांझी का जन्म हुआ था 1750 ईस्वी में। ठीक है, इनका जीवन काल मात्र 35 वर्ष का रहा था। तिलका मांझी को फांसी किस जिला में दिया गया था? ये पहला ऐसे संथाली थे जिन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था, और भारत में पहली आदिवासी जो विद्रोह हुआ था वह तिलका मांझी के द्वारा ही किया गया था। और ये हुआ कहाँ था? ये भागलपुर के दामन ए कोह कहा जाता था। उसे क्या कहा जाता था? दामन ए कोह कहा जाता था, जो किस पहाड़ी के क्षेत्र में था? राजमहल की पहाड़ी के क्षेत्र में। किस पहाड़ी के क्षेत्र में? राजमहल की पहाड़ी के क्षेत्र में। और ये दामन ए कोह में तिलका मांझी ने अंग्रेजों के विरुद्ध इन्होंने विद्रोह किया था और आदिवासी समुदाय को एकत्रित किया था। बाद में इन्हें भागलपुर में बीच चौराहे पर क्या कर दिया जाता है? फांसी दे दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट करते हैं। तिलका मांझी को फांसी किस वर्ष दिया गया था? तो ये इनकी पूरा जो इनका जीवन जो था, इनका जो पूरा जो जीवन जो था वो कितने वर्षों का था?
तिलका मांझी का 35 वर्षों का, 50 में जन्म हुआ है और 85 में इनको फांसी दे दिया गया है। कब फांसी दे दिया गया? 85 में, 1785 ईस्वी में। चलिए, तमारा विद्रोह का कार्यकाल कब से कब तक रहा था? तमारा विद्रोह 1789 से 90, 1789 से 1791, 1789 से 1792, 1789 से 1774। तो इसका सही आंसर होगा जो तमार विद्रोह है, इसका कार्यकाल रहा 89 से लेकर 94 तक। ठीक है, आगे चलिए देखिए। चेर विद्रोह बिहार के किस जिला में हुआ था? ये अविभाजित बिहार से रिलेटेड है। जिस समय बिहार विभाजित नहीं हुआ था तो चेर विद्रोह जो हुआ था वो बिहार के पलामू जिला में हुआ था। कहाँ हुआ था? पलामू में। अब कहाँ ये पलामू? झारखंड जिला में है। अब कहाँ ये? झारखंड राज्य में है। चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बिरसा मुंडा का जन्म किस गांव में हुआ था? पाहन, भैरवा, फुलिया, उलियातू। बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था उलियातू में। कहाँ हुआ था? उलियातू में। बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था उलियातू में। वर्तमान में कहाँ में है? खूंटी जिला है झारखंड का, वहीं पे है। ठीक है, और सारे क्वेश्चन करेंगे हम लोग, कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप से और कुछ वन लाइनर बेस में, क्योंकि कोशिश में है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। एग्ज़ाम तक बहुत कम डेट बचे हुए हैं तो एग्ज़ाम तक इसको कंटिन्यू रखेंगे। उसके बाद जो दिसंबर में अनुमान है कि फिर से शिक्षक बहाली जो आ रही है तो उसको लेकर अभी से ही जिन लोगों का एग्ज़ाम, जो लोग अगली बहाली से जुड़ना चाहते हैं, स्टेट क्वालिफाई होने के बाद फिर से वो सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी में बीपीएससी की वैकेंसी है और साथ ही साथ 6 to 8 में बीपीएससी की वैकेंसी आएगी, तो ऐसी संभावना जताई जा रही है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कम से कम दिसंबर में अगर ऐसा अनुमान है तो 3 महीने का हम लोग ड्यूरेशन लेकर कंटिन्यू शिक्षक बहाली से रिलेटेड बैच को हम और ऑर्गेनाइज वे में चलाते रहेंगे। साथ ही साथ आप इसी चैनल का जो प्लेलिस्ट 7वें फेज से भी जुड़ा हुआ है उसको भी जरूर देखिए, स्टेट से जुड़ा हुआ है उसको भी जरूर देखिए, क्योंकि सभी क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी, एससीईआरटी और जो आपके बिहार विश्वविद्यालय के द्वारा जो निर्धारित सिलेबस है उसी के आधार पर करवाया जा रहा है। तो बिल्कुल मिस ना करें, लास्ट तक जरूर बने रहें। सब्सक्राइब, न्यू व्यूअर है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, शेयर और लाइक जरूर करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में।